इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, परिस्थितियां और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन, वास्तविक व्यक्तियों या वास्तविक स्थानों से कोई संबंध नहीं है। यदि कहानी का कोई हिस्सा किसी असली व्यक्ति या घटना से मिलता जुलता प्रतीत हो, तो वह केवल एक संयोग माना जाएगा। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। चैप्टर 41। वहीं बानी की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से पीछे मुड़कर आरव को धक्का मार देती है, जिससे आरव खुद को संभाल नहीं पाया था और नीचे जमीन पर गिर जाता है और हैरानी से बानी को देखने लगा। वहीं बानी उसकी तरफ अपने हाथ की एक उंगली पॉइंट करते हुए बोली, पागल आदमी, तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वहीं बानी की बात सुनकर आरव अपने होश में आ गया था, लेकिन तभी बानी के सामने खड़े होकर उसे दांत पीसते हुए कहता है, यू फूल, स्टे अवे मी। तुम मुझे से दूर रहो और खुद को समझती क्या हो कि मैं तुम्हें में इंटरेस्ट हूँ और मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना भी नहीं है। कुछ करने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना भी चाहिए। ये कहकर आरव खुद वहां से बाहर चला गया, लेकिन जाते हुए वो खुद में कुछ बड़बड़ा रहा था, जिसे बस बानी देखकर हैरान थी, क्योंकि आरव खुद उसके पास आया था और बानी उसे उससे दूर रहने के लिए बोल रहा था। और ऊपर से बानी के पास क्या नहीं है, इस बारे में उसकी इंसल्ट कर चुका था, जिससे बानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो आरव का खून कर दे। लेकिन तभी आरव के जाने के बाद बानी गुस्से में अपने बालों को नोचकर पैर पटक देती है। वही अब बानी कार ड्राइव कर रही थी और वही आरव आंखें बंद करके पीछे वाली सीट पर लेटा हुआ था। तभी बानी कार रोक देती है, जिससे आरव अपनी आंखें खोलकर देखता है तो कार खुराना मेंशन के बाहर थी, जिसे आरव कार से बाहर निकलकर अंदर जाने लगा और वही बानी आरव को पार्क करके आरव के मेंशन के सामने तभी एकदम से कुछ सोचकर रुक गई और फिर खुद से कहती है, मैं अब कहाँ जाकर रहूंगी? ये बात तो बताकर जा सकता था न। तभी बानी को आरव का सर्वेंट क्वार्टर दिखाता है, जिसे देखकर बानी वही चली जाती है। वहीं आरव अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखकर शावर ले रहा था, तभी आरव शावर लेकर बाथरोब की डोरी बांधकर अपने रूम में एंटर होता है, जहां पर रूम में कोई भी नहीं होता है, जिसे देखकर आरव की आंखें छोटी छोटी हो जाती है और वो रूम से बाहर निकल कर आता है और किसी को ढूंढने लगा। तभी एक सर्वेंट जो अभी बाहर से आया था, आरव उसे रोकते हुए पूछता है, वो कहाँ है? वही वो सर्वेंट समझ नहीं पाता है कि आरव क्या पूछ रहा है, इसलिए खामोश था। आरव अब गुस्से में उसका एक कॉलर पकड़ लिया, कहता है, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा, वो कहाँ है? वही ये सुनकर वो सर्वेंट डरते हुए बोला, सॉरी सर, बट आप किसे पूछ रहे हैं? क्योंकि इस घर में आपके अलावा और कोई नहीं रहता है। वही ये सुनकर आरव उसे दांत पीसते हुए कहता है, यू इडियट, कल मेरे साथ यहाँ पर एक लड़की आई थी जो मेरी कार ड्राइवर है। वही ये सुनकर वो सर्वेंट ने कहा, वो लड़की हमारे सर्वेंट क्वार्टर में है। व्हाट? आरव ने काफी नाराजगी से उसका कॉलर छोड़कर कहा। वही वो सर्वेंट में उसे बता देता है कि सच में बानी सर्वेंट क्वार्टर में है, जिसे आरव अब तक पूरे घर में ढूंढ रहा था। वही आरव अब उस सर्वेंट को वही इग्नोर करके खुद ही सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता है और अभी भी उसने सिर्फ बाथरूम पहना हुआ था। वही बानी जो खुद भी वॉशरूम से शावर लेकर अपने शरीर पर बस एक टॉवल से सीने तक लपेट कर रूम में आती है, जो काफी छोटा था। बानी बेड पे रखे हुए कपड़े को देखती है, जो किसी आदमी का कुर्ता पजामा था, जिसे देखकर बानी खुद से कहती है, आज इसे पहन लेती हूँ, सुबह जाकर उस खड़ूस से अपने कपड़े लेकर आ जाऊंगी। कहते हुए बानी कुर्ता पजामा के उठाने की जरूरत भी पड़ती थी कि तभी रूम का दरवाजा जो उसने लॉक किया था वो किसी चमकती हुई बिजली की आवाज की तरह खुल जाता है, जिससे बानी हैरान हो गई थी, क्योंकि आरव दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था।
आरव को देखकर बानी जल्दी से अपने आप को देखती है और जल्दी से कपड़े उठाकर वॉशरूम में भागने लगती है कि तभी आरव उसके हाथ पकड़ उसे वॉल से लगा देता है और बानी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वहीं बानी जो आरव को अपने आप से प्यार करने की कोशिश करती कि तभी आरव ने अपने एक हाथ की उंगलियों को उसके शोल्डर पर से बाजू तक चलाते हुए बानी की आंखों में देखकर कहा, वैसे मैंने पहले भी तुम्हें देख चुका हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो क्या? कहते हुए आरव बानी को देखने लगा और वही बानी अपने गले से सलाइवा गटकने कर चेहरा हिलाकर बोली, तो क्या? मतलब क्या है आपका मतलब? आरव ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। वहीं बानी को अब आरव की बात सुनकर उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे, इसलिए बानी डरते हुए हिम्मत करके उसे देखकर कहती है, प्लीज सर आप मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना, वरना मैं क्या करूंगी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत करूंगा? मैं कुछ अच्छा भी तो कर सकता हूँ तुम्हारे। यू अंडरस्टैंड? आरव ने धीरे से बानी के कान के पास सेडक्टिव वॉइस में कहा, जिससे बानी न मैं सर हिलाने लगी क्योंकि उसे आरव की डबल मीनिंग बातें समझ में आ रही थी। इसलिए वो बस आरव को बेबस होकर देख रही थी। लेकिन आरव उससे एक झटके से दूर हो जाता है और पीठ फेर में खड़े होकर बोला, कपड़े पहनो और मेरे रूम में चलो। वहीं ये सुनकर बानी शोक में चली जाती है कि आरव क्या बोल रहा है, लेकिन जैसे ही आरव ने उसे पीछे मुड़कर घूरा तो बानी जल्दी से अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली जाती है। वहीं बानी ने बहुत ढीला सा कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो अभी आरव के पीछे उसके रूम में जा रही थी। तभी आरव उसे अपने रूम में लाकर उसे देखकर बोलता है, तुम अब इस रूम में मेरे साथ रहूंगी क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम फिर से भाग सकती हो तो गलती से भी कोई भी गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें गलती करने लायक नहीं रखूंगा। कहते हुए आरव बेड पे आ गया और वही बानी आरव की धमकी सुनकर उसके साथ बेड पे आ रही थी कि तभी आरव ने उसे घूर कर देखकर दांत पीसते हुए कहा, यू लॉस्टेड योर माइंड? मैं यहाँ पर अपनी रोजी के साथ सोता हूँ, तुम जाकर उस काउच पे सो जाओ। कहते हुए आरव ने उसे रूम में एक काउच को देखकर इशारा किया, जिससे बानी जल्दी से उस काउच पे आकर लेट गई, लेकिन तभी कुछ सोचकर खुद से कहती है, ये रोजी कौन है? तभी रूम का दरवाजा खुला, जिसे देखकर बानी उठकर बैठ गई और वहीं आरव ने दरवाजे पर देखकर कहा, आई नो रोसी, तुम आज मेरे रूम में मेरे पास जरूर आऊंगी क्योंकि तुम्हें। चैप्टर 42। वहीं आरव ने दरवाजे पर देखकर कहा, आई नो रोसी, तुम आज मेरे रूम में मेरे पास जरूर आऊंगी क्योंकि तुम्हें मेरे बिना नींद नहीं आती है। ये कहकर आरव खुद उठकर दरवाजे के पास जा रहा था कि तभी उससे जल्दी से बानी जाकर अपनी गोद में छोटी सी बिल्ली को अपनी गोद में उठाकर उसे प्यार से कहती है, ओह मेरी प्यारी चमेली, मेरा प्यारा बच्चा, मम्मा ने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तुम्हें कितने टाइम बाद देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है। तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। ये कहकर बानी उस कैट को प्यार से अपने गोद में बच्चे की तरह प्यार कर रही थी कि तभी आरव ने उससे उस कैट को अपनी गोद में लेते हुए गुस्से में कहा, पहली बात तो ये कि मेरी रोजी से दूर रहो और दूसरी इसका नाम रोजी है, न कि कोई थर्ड क्लास। लाइक तुमने जो अभी कहा था। चेमली, बानी ने आरव को घूरते हुए कहा। यू कॉल हर रोसी नॉट योर चीप नेम, आरव ने उसे जवाब देते हुए कहा। बानी की प्यारी सी चमेली जो पहले बानी को ही मिली थी, लेकिन तभी वो आरव के साथ रहने लगी, जिसे पहले आरव बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन अब बानी की प्यारी सी चमेली आरव की क्यूट रोजी थी जिसकी अब आरव केयर करता था। और अब वही उस कैट और उसके नाम को लेकर बानी और आरव एक दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहे थे। चमेली पहले मुझे मिली थी और वो यहाँ पर मेरी वजह है आई है, तो चमेली सिर्फ मेरी है, तो आप उसे अपना ये अजीब सा इंग्लिश नाम देना बंद कर दीजिए। ये इंडिया है और यहाँ पर मेरी चमेली का नाम चमेली है। चुपचाप दीजिए मेरी चमेली को।
कहते हुए बानी आरव से उस कैट को लेने की कोशिश करने लगी, जिस देखकर आरव उस कैट को बेड पर रखकर बानी को कहता है, मैंने कहा ना, इसका नाम बस रोजी है और ये मेरे साथ रहती है और ये सिर्फ मुझे लाइक करती है, तो तुम इसे अगली नेम से बुलाना बंद करो क्योंकि मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूं? आपको पसंद नहीं है तो ये आपकी दिक्कत है। मुझे बस चमेली पसंद है तो चमेली, बानी ने आरव को आंख दिखाते हुए कहा, जिससे आरव उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहता है, अपनी ये बटन जैसी आंखों को मेरे सामने नीचे रखो, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हारी आंखों को निकलने में। वहीं ये सुनकर बानी कुछ नहीं कहती, लेकिन वो चीड़ चुकी थी, इसलिए आरव के बेड पर आकर उस कैट को पकड़कर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। जिसकी इस हरकत पर आरव उसके पास आते हुए उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और छोड़ो उसे। वहीं बानी, जो आरव की बात को इग्नोर कर जानबूझकर सोने का नाटक कर रही थी, जिसे देखकर आरव उसे गुस्से में घूर रहा था, तभी उसकी नजर अपनी रोजी पर जाती है, जिसे नींद आ रही थी, और अंगड़ाई लेते हुए आरव को देखकर बानी के पास ही सो जाती है। जिसे देखकर आरव अब रोजी को घूर कर देखता है, जो उसे छोड़कर बानी के पास इतनी जल्दी सो रही थी। मतलब पिछले समय से आकर आरव की चेस्ट पर महारानी की तरह सोती थी, और आज आरव जब उसके सभी नखरे उठा लेता है तो कैसे उसने इतनी जल्दी पार्टी बदल दी और बानी के पास जाकर सो गई। वहीं अब आरव गुस्से में बानी और रोजी को दोनों को देख रहा था, जिसे देखकर वो उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और फिर बेड पर बानी के बगल में सो लाइट ऑफ करके सो जाता है। जिसके बाद बानी धीरे से अपनी एक आंख उठाकर आरव को देखती है, जो सो गया था, जिसे देख कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन वो हंस रही थी। तभी कुछ देर बाद बानी को सच में नींद आ गई थी। वहीं आरव और बानी एक साथ सोए हुए थे, जिनके बीच में बानी के लिए चमेली और आरव के साथ रोजी, उनकी कैट, सो रही थी, जिसकी नींद अब खुल चुकी थी, और वो आरव को देखकर आरव एक पास दुबक कर अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। अगले दिन बानी, जो बनी आरव के कहने पर बनी हुई थी और अभी बनी बनकर आरव को उसके ऑफिस में छोड़कर अभी पार्किंग एरिया में बैठकर निधि को कॉल कर रही थी, जो कॉल पिक नहीं कर रही थी। तभी बानी निधि के कॉल न पिक करने की वजह से खुद से कहती है, निधि मेरा कॉल क्यों पिक नहीं कर रही है? यहाँ पर मेरे साथ पता नहीं ये आरव क्या कर रहा है और इसे मेरी कोई परवाह नहीं है। ऐसे तो मेरे लिए बहुत रो रही थी, लेकिन अब देखो ना, खुद फोन कर रही है और न ही मेरा उठा रही है। ये कहते हुए बानी खुद से ऐसे ही बात करने लगी, जिसके पीछे खड़ा हुआ और कोई नहीं बल्कि सांझ बानी की बात सुनकर हैरान था। सांझ, जिसकी कार इसी पार्किंग में पार्क थी, वो उसे ही लेने आया था, लेकिन तभी उसे बानी की साफ आवाज सुनाई देती है, जो उसके सामने खड़ी होकर परेशान होकर फोन को मिलाते हुए बात कर रही थी। बानी सांझ के सामने बनी बनकर पीठ फेर कर खड़ी हुई थी, जिसे वो ऐसे तो नहीं पहचान सकता था, लेकिन बानी की आवाज जिसे वो अच्छे से पहचान सकता था। आखिर पहली मुलाकात में जिस लड़की ने उसका दिल घायल कर दिया था, उसकी आवाज उसे अच्छे से याद थी। वही बानी खुद से बड़बड़ा रही थी, इस बात से बेखबर कि सांझ उसकी तरफ बढ़कर अब बानी के शोल्डर पर हाथ रख देता है, जिससे बानी बड़बड़ा बंद कर देती है और पीछे मुड़कर सांझ को देखती है, जो उसे देख रहा था, और वही सांझ को देखकर बानी हैरान थी। हाँ, सांझ उसे अच्छा लगता था या फिर पसंद था, ये बानी के लिए क्लियर नहीं था, लेकिन सांझ उसके सामने ऐसे खड़े हो उसे बनी बनकर देख रहा था, जिससे बानी को अब कुछ अजीब लग रहा था। इसलिए बानी उसे कुछ कहती तभी समझ एकदम से बानी के सर पे से उसकी कैप के साथ उसकी विग को अपने हाथों से निकाल देता है, और वही अब बानी के विग के अंदर से खुले बाल पूरे उसकी कमर तक बिखर जाते हैं। वही बानी अब फिर से हैरान होकर सांझ को देखती है कि उसने ऐसा किस लिए किया, और किया तो उसे कैसे पता कि वो बनी नहीं बानी है।
वही सांझ को देखकर बानी के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन वही सांझ को किसी सवाल से मतलब नहीं था। मतलब था तो बानी से, जो अब उसके सामने थी और सच में इस वक्त हवा में खुले हुए बालों में खूबसूरत से भी खूबसूरत लग रही थी। सांझ मुस्कराकर बानी के चेहरे पर उड़ बालों को अपने हाथ से बानी के कान के पीछे करते हुए कहता है, तो तुम मुझे मिल ही गई। चैप्टर 43। मैं तुम्हें याद हूँ। मैं तुम्हें उस दिन मेरी बहन खुशी जिसकी एंगेजमेंट पार्टी थी, हम वहीं मिले थे। तुमने वहाँ बहुत अच्छा डांस किया था। मैंने ये बात तुम्हें तब भी श्री थी कि तुम बहुत खूबसूरत डांस करती हो। क्या तुम्हें याद है? सांझ ने बानी से पहली मुलाकात को जिक्र करते हुए एक एक बात बानी को याद कराते हुए कहा, जो सांझ को बस देख रही थी। सांझ का ध्यान बानी पर नहीं गया था कि वह इस तरह से क्यों अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर अभी कुछ देर पहले बनी बनकर खड़ी हुई थी। वो बस बानी को खुद के सामने देखकर खुश था। वही बानी अब थोड़ा सा शर्माते हुए सांझ को देखकर कहती है, जी मुझे सब याद है। जैसे ही बानी ने ये कहा कि उसे याद है, यानी वो सांझ को भूली नहीं थी। ये बात सांझ के लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरा नाम सांझ कपूर है, लेकिन मुझे तुम्हें और तुम्हारा नाम जानना है, सांझ ने डायरेक्ट कहा। जिससे बानी सांझ को देख थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि पहली बार किसी लड़के ने उससे ये कहा था कि वह उसे जनाना चाहता है। लेकिन तभी बानी ने कहा, मेरा नाम बानी जोशी है। लेकिन आप मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो? वही ये सुन सांझ मुस्करा कर कहता है, बानी, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। मुझे तुम्हें जनाना है क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। आई नो मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बात इतनी जल्दी बोल दी, तुम तो मुझे सही से जानती भी नहीं हो, लेकिन मैंने उस दिन से जब से तुम्हें देखा था तब से पता नहीं पर ऐसा लगता था कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, और आज तुम फाइनली मेरे सामने हो तो मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए बाहर आ गई। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सांझ ने अब बानी को प्रोपोज कर दिया, जिससे बानी फ्रीज हो चुकी थी, क्योंकि सांझ का एकदम से उसके सामने आना, उसे ये कहना कि वो उसे प्यार करता है, ये उसके लिए किसी शॉक से कम नहीं था। वहीं बानी को चुप देखकर अब सांझ कुछ बोल पाता तभी किसी ने उसके सर पर जोर से डंडा मारा और वो पीछे मुड़कर देख पाता तभी उसकी आंखें बंद हो गई, क्योंकि वो बेहोश हो गया था। और वही बानी जोर से चीखने वाली थी कि तभी किसी ने उसके गले में एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बानी भी बेहोश होकर नीचे गिरने ही लगी थी कि दो चार बड़े बड़े गार्ड ने बानी को उठाया और बानी को अपने साथ लेकर चले गए। वहीं दूसरी तरफ वीर के घर में वीर फोन पर बात करते हुए जैसे ही रूम में अपनी फाइल लेकर रूम से बाहर जा रहा था कि तभी उसकी नज़र वॉशरूम से बाहर आ रही निधि पर गई, जो ग्रीन कलर की सिल्क साड़ी को पहनकर अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछकर मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों को सुखा रही थी। इस बात से अनजान की रूम में उसके सिवा वीर भी वही खड़ा हुआ उसे देखकर हिप्नोटाइज हो गया है। वीर जिसने कॉल को कट कर दिया था, उसका ध्यान बस निधि पर आ गया था, जो ग्रीन कलर की सिल्क साड़ी में खूबसूरत और हॉट लग रही थी। निधि हमेशा से सिंपल ही रहती थी, उसे ज्यादा सजना संवरना पसंद नहीं था। निधि हमेशा से नॉर्मल कपड़े पहनती हैं, जैसे सिंपल सा एक लूज टॉप और एक जीन्स, साथ ही बालों को पोनी बनाकर रखती थी। लेकिन आज वो साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिससे वीर की नज़र उस पर ठहर सी गई थी। खासकर निधि को गोरी पतली थी कमर, जहां पर एक तिल था, जिससे वीर का दिमाग खराब हो जाता है और फाइल को अपने हाथों से फेंककर सीधा निधि के पास आकर घुटने के बल बैठकर निधि की गोरी कमर पर अपने होंठ रखकर उसे वहां चूमने लगा, खासकर उस तिल को। वही निधि जो सिर्फ अपने ध्यान में अपने बालों को सुखा रही थी, लेकिन जैसे ही अपनी कमर पर कुछ गीलापन महसूस करके निधि वीर को देखती है, जो उसकी कमर पर अपने होंठ रखकर उसे चूम रहा था।
ये देखकर निधि के पूरे शरीर में अजीब सा महसूस होता है और वो जल्दी से वीर को अपने आप से धक्का देते हुए दूर कर गिरा देती है, जिससे वीर खुद को संभाल नहीं पाया था और नीचे जमीन गिर गया था और गुस्से में निधि को देखता है जो खुद उसे गुस्से में घूर रही थी। वीर गुस्से में उठ जाता है, बानी का हाथ कस कर पकड़ उसे दांत पीसते हुए कहता है, तुम बीवी हो मेरी, ये बात भूल गई। 2 दिन पहले हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हें थोड़ा सा छू क्या लिया, तुम मुझे अपने आप से दूर करोगी? हाउ डेयर यू! निधि, तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। मैं तुमसे अपना हक ले सकता हूँ और ये मैं लेकर ही रहूंगा। ये कहकर वीर गुस्से से रूम से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद निधि जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए जैसे ही मिरर में अपने आप को देखती है तो एक फ्लावर वास को उठाकर मिरर में मारकर पटक देती है, जिससे मिरर बुरी तरह से टूट गया था। वहीं दूसरी तरफ शाम के समय आरव अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी उसे बानी का ख्याल आता है कि कहीं वो भाग तो नहीं रही है या फिर कुछ अजीब सी हरकत जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए आरव अपने लैपटॉप पर पार्किंग एरिया के लाइव फुटेज को देखने लगा, जिसे देखकर वो हैरान था और उसकी आंखें सख्त हो जाती है क्योंकि बानी को कुछ गार्ड्स उठाकर अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जिसे देखकर आरव गुस्से में टेबल पर जोर से लात मारकर टेबल पर रखे हुए सामान को तोड़ चुका था और गुस्से में बोलता है, किसकी हिम्मत करी उसे किडनैप करने की। चैप्टर 44। वहीं एक कुर्सी पे सांझ बेहोशी हालत में बैठा हुआ था, तभी कोई एक पानी से भरी हुई बाल्टी भरकर सांझ के पूरे चेहरे पर पानी जोर से फेंक देता है, जिससे सांझ को धीरे धीरे होश आ जाता है और वो पूरी तरह से भीग जाता है। लेकिन जैसे ही अपनी आंखें खोल देखता है तो वह इस वक्त आरव के सामने उसकी बराबरी में बैठ हुआ था, जिसे देखकर वो हैरान हो गया था। जिसे देखकर वो उसे कुछ बोल पाता है कि तभी सांझ को बानी का ख्याल आया और वो इधर उधर बानी को ढूंढने लगा, लेकिन बानी वहां पर कहीं भी नहीं थी। और वही आरव जो उसे देख रहा था उसकी हरकत देखकर बहुत रूड में कहता है, स्टॉप ईट दिस नॉनसेंस, वो यहाँ नहीं है। बस मुझे ये बताओ कि वो लोग कौन थे जो बानी को लेकर अपने साथ चले गए, और वो भी तुम्हारी वजह से। वहीं आरव की बात सुनकर सांझ ने हैरानी से कहा, क्या बानी यहाँ नहीं है, उसे वो लोग चले गए? तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैंने तुमसे जवाब मांगा है तो मुझे मेरा जवाब चाहिए, न कि तुम मेरे जवाब के बदले मुझसे सवाल करो, जो बात मैं मुझे किसी की पसंद नहीं है। सांझ कपूर, आरव ने बहुत ठंडी और गहरी आवाज में कहा, जिससे सांझ उसे देखकर जवाब देते हुए कहता है, मुझे कुछ सही से याद नहीं है। मैं तो बानी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा था, तभी किसी आदमी ने मेरे सर पर बहुत जोर से मारा था और मैं बेहोश हो गया। लेकिन तुम क्या बोल रहे हो? बानी को कौन लोग अपने साथ लेकर चले गए? वही आरव अपनी जलती हुई आंखों से उसे देखकर बोलता है, वही लोग जिनकी तुमसे दुश्मनी होंगी। लेकिन मेरा तो तुम्हारे अलावा अभी तक कोई दुश्मन नहीं है। क्या पता ये काम तुम्हारे दुश्मन का भी हो सकता है, क्योंकि तुम तो हर दिन हर सेकंड में किसी को भी अपना दुश्मन बना लेते हो। सांझ ने अब उसे देखकर गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, जिसे सुनकर आरव उसे कुछ नहीं कहता है और वहां से जाने लगता है कि तभी पीछे से सांझ ने कहा, आई लव हर बानी। वही ये सुन आरव के हाथों की मुट्ठी कस गई थी और वो उसे घूर कर देखकर बोलता है, बट आई हेट यू। कह रहे आरव भारी कदमों से वहां से निकल जाता है और वही सांझ गुस्से में खुद से कहता है, इस आरव खुराना की प्रॉब्लम है। लेकिन तभी उसे बानी की फिक्र होती है और वो खुद भी उठकर वहां से बानी को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि वो कुर्सी पे बेहोश बैठा हुआ था, न कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वहीं आरव कार खुद ड्राइव करते हुए किसी को फोन पर कहता है, मेरी ड्राइवर को ढूंढो, मुझे वो सही सलामत चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरा हिसाब बराबर भी नहीं हुआ है तो वो ऐसे कहीं गायब नहीं हो सकती है। कौन है इसके पीछे? न उस सांझ कपूर का दुश्मन है, नहीं मेरा तो कौन है वो किडनैपर? लिसन, आई वॉन्ट बानी अंडरस्टैंड।
वहीं दूसरी तरफ एक विला जो देखने में काफी बड़ा और काफी खूबसूरत था, जिसके सामने वहीं एक कई रंग बरिंगे से खिले हुए फूलों गार्डन में थे, जहां पर 4 बड़े बड़े फाउंटेन बने हुए थे। लेकिन इस विला के आसपास और बाहर खड़े कुछ मोटे मोटे लंबे चौड़े काले रंग के आदमी थे, जो देखने में थोड़े अजीब और डरवाने लग रहे थे। वहीं इसी विला के अंदर हॉल पर सोफे पे बैठकर 30 साल का एक आदमी, जिसने वाइट कलर की कुर्ती और धोती पहनी हुई थी, जो देखने में हैंडसम लग रहा था, लेकिन और अभी सोफे पे बैठकर बहुत सीरियस होकर अपने हाथों की 2 उंगलियों को बार बार अपने माथे पर टेप करके कुछ सोच रहा था। तभी एक मोटा सा आदमी चलता हुआ उसके पास आता है और परेशान होकर कहता है, सुल्तान, वो लड़की बहुत ज्यादा जिद्दी है, हमारी किसी की बात नहीं सुन रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने उस लड़की को किडनैप किया है या फिर उसे यहाँ पर खातिरदारी के लिए रखा हुआ है। मन तो कर रहा है साली का मुंह तोड़ दूं या फिर जान से मार दूं। बस वो आदमी इतना ही बोल पाया था कि तभी एकदम से मुंह के बल सोफे पे बैठे हुए आदमी के सामने जमीन पर गिर पड़ा। वहीं सोफे बैठा हुआ आदमी सुल्तान था, जो गुस्से में अपने हाथ में बंदूक को उस आदमी के सीने में चलाकर टेबल पर रखकर उसे घूरते हुए कहता है, सुल्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई उसे गाली दे। इतनी मुश्किल से आज मुझे वो मिली है और ये उसकी जान लेना चाहता है। चैप्टर 45। वहीं इसी विला के एक रूम, जिसका पूरा कलर पिंक था, आसपास की सभी चीजें पिंक कलर में ही डिजाइन थी, यहाँ तक फर्श से लेकर कुर्सी बेड पर बिछी हुई बेडशीट का कलर भी पिंक था। ये पूरा कमरा लड़की के रहने के हिसाब से डेकोरेट किया हुआ था। और वहीं इसी रूम में बेड पे बानी गुस्से में बैठी हुई थी। वहीं उसके सामने एक मोटा सा काले रंग का आदमी उसे खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन बानी उसे गुस्से में देखकर कहती है, देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे यहाँ से जाना है। सॉरी मैडम, आप इसके अलावा और कुछ भी कह सकती है, हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकते हैं। आप जानती हैं न बॉस सुल्तान आपके लिए कितने ज्यादा पॉजेसिव है, उस मोटे से आदमी ने बानी से कहा। वही सुल्तान का नाम सुनकर बानी बेहद चीढ़ कर कहती है, अगर तुमने उस पागल आदमी का नाम और उसका जिक्र भी किया न, तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में उस पागल से टकराई थी। वही ये सुनकर वो आदमी अब बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है, क्योंकि ये बानी का ऑर्डर था जो उसे फॉलो करने के लिए कहा गया था। वही बानी परेशान होते हैं अपने आप से, कहती है, कहाँ फंस गई बानी, इन गुंडों की शक्ल देखकर ही उल्टी करने का मन करता है और ये तुझे खाना खाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे वो सुल्तान आधा पागल है, वैसे ही इसके लोग पागल भी। पता नहीं मुझे इन पागलों के बीच में से बाहर निकलेगा। आरव खुराना, बानी ने आरव को याद करते हुए कहा, लेकिन तभी कुछ सोचकर बोली, नहीं, वो क्यों मुझे ढूंढ रहे होंगे, वैसे भी उन्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं है, बल्कि क्या पता उसे तो खुशी हो रही होंगी। क्या उसे पता भी है कि मैं यहाँ पर हूँ? बानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या आरव को उसके बारे में कुछ पता है या नहीं। अगर पता है तो क्या उसे उसकी कोई परवाह है या नहीं, क्या वो खुश है या वो उसे ढूंढ रहा है। बानी अब आरव के बारे में ये सब सोच खुद ही उलझ रही थी। वही वो मोटा सा आदमी जैसे ही सुल्तान के पास आता है तो देखता है कि सुल्तान अपने एक आदमी के हाथों को पकड़कर उसे खोलते हुए तेल में डाल रहा है और उस पर गुस्से में चिल्ला रहा था, क्योंकि उस आदमी ने गलती से सुल्तान के ऊपर चाय गिरा दी थी, जिससे सुल्तान ने उसे ये दर्द भरी सजा दे रहा था, जिससे उस मोटे आदमी को कोई हैरानी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, क्योंकि वो जानता था कि सुल्तान को कोई थोड़ा सा भी हर्ट करता है तो उसकी सजा कोई छोटी सी नहीं होती है। वही उस मोटे आदमी को देखकर सुल्तान दूसरे आदमी को छोड़कर मोटे आदमी के पास आता है और उसे बहुत फिक्र के साथ पूछता है,
उसे भूख लगी होंगी। क्या उसने खाना खा लिया? वही उस मोटे से आदमी का नाम चीकू था, जो सुल्तान का सबसे अजीज और भरोसेमंद आदमी था, जिसे सुल्तान ने बानी के पास उसे खाना खिलाने के लिए भेजा था। तभी चीकू ने कहा, नहीं सुल्तान मैडम खाना खाने से इनकार कर रही है, बस यहाँ से जाने की रट लगा रही है। आपको एक बार उनसे बात करनी चाहिए। वहीं ये सुनकर सुल्तान भी हाँ में सर हिला देता है और फिर अपने हाथ में खाने की ट्रॉली लेकर चीकू के साथ बानी के रूम में चला जाता है। सुल्तान खाने की ट्रॉली को पकड़ते हुए बानी के रूम में आते हुए बहुत ज्यादा प्यार से बानी को कहता, हे बानी, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। चलो अब जिद छोड़ो और खाना खाओ। वहीं बानी सुल्तान को देखकर गुस्से में टेबल पर रखे हुए फ्लावर बास को उठाकर सुल्तान की तरफ फेंक देती है और चिल्लाकर कहती है, मुझे यहाँ से जाना है, तुम पागलों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है? सुल्तान, जिसका सर से खून बह रहा था और वो बानी को देख रहा था, क्योंकि जो फ्लावर बास बानी ने फेंका था वो सीधा सुल्तान के सर पर जाकर लगा था, जिससे उसे चोट लगी थी। और वही सुल्तान के सर पे खून देखकर चीकू गुस्से में बानी के पास आ रहा था, जिसे सुल्तान आंख दिखाकर रोक देता है। और चीकू अपनी सुल्तान आंखों को देखकर वही अपनी नजर नीचे करके रुक जाता है। और वही सुल्तान अपने सर पे बहते हुए खून को अपने रुमाल को साफ करते हुए बानी के पास आने लगा, जिससे अब बानी डरने लगी थी। और वही बानी को देखकर सुल्तान 2 कदम पीछे करके रुक जाता है और फर्श पर बैठकर रोते हुए बानी से बोला, क्यों गुस्सा कर रही हो बानी? देखो कितनी जोर से मार दिया मेरे सर पे, पर मुझे इससे बुरा नहीं लग रहा है। बुरा और तकलीफ इस बात से हो रही है कि तुम खाना नहीं खा रही हो। प्लीज खाना खा लो, फिर जितना गुस्सा मुझ पर करना है कर लेना। वही ये सब सुल्तान रोते हुए छोटे बच्चे की तरह बानी से बोल रहा था। वही सुल्तान को देखकर बानी भी अपना सर पकड़कर उसकी बराबरी में सर पकड़कर बैठ जाती है और अपने बाल जो खुले थे उन्हें नोचते हुए खुद से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हुए कहती है, यार प्लीज इस पागल आदमी को अभी के लिए मेरे सामने से दूर करो। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं चाहिए कोई खाना और इस पागल आदमी की कोई परवाह। साला जिसे परवाह करनी चाहिए पता नहीं कहाँ मर गया है, आया भी नहीं मुझे लेने। वही सुल्तान उसकी बात सुनकर दुखी होते हुए बोला, मुझे तो तुम्हारी परवाह है न बानी, तो तुम किसकी बात कर रही हो? देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम पागल हो। तुम बस पागल हो और मुझे अपने पागलपन में अपने पास कैद कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तुम्हें तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, समझे? बानी ने उसे देखकर चिढ़ते हुए कहा। वही सुल्तान बानी की बात सुनकर चीकू की तरफ देखकर दुखी मन से बोला, सुना तुमने? अब पूरी दुनिया के साथ बानी भी मुझे पागल बोल रही है। क्या मैं सच में पागल हूँ? चीकू। वही ये सुनकर चीकू अपना सर खुजाकर सोचकर परेशान हो जाता है कि वह सुल्तान की बात का क्या जवाब दे, क्योंकि सुल्तान सच में पागल था। अगर उसने सच कहा तो सुल्तान का रिएक्शन क्या होगा वो खुद भी नहीं जानता था। वही सुल्तान जो मुंबई शहर का सबसे बड़ा और खतरनाक डॉन था और अंडरवर्ल्ड का नामचीन हस्ती, जो जितना खतरनाक था उतना ही दिमागी तौर पर आधा पागल, क्योंकि सुल्तान का बिहेवियर कुछ नॉर्मल नहीं था, क्योंकि पल भर उसके रिएक्शन बदल जाते थे जिससे उसके चमचे परेशान रहते थे, लेकिन फिर भी वो सभी सुल्तान के लॉयल थे, क्योंकि सुल्तान को धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चैप्टर 46। रात के अंधेरे में बानी जो बेड पे आराम से सो रही थी, खिड़की से चांद को रोशनी से बानी का प्यारा सा चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था और नींद में ही बानी को किसी की तपिश नजर महसूस होती है। इसलिए बानी की नींद खुद से ही अपने आप खुल जाती है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने ठीक ऊपर 2 बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें दिखाई देती है, जिसे देखते ही बानी जोर से चीखने ही लगी थी कि तभी बानी की आवाज उसके मुंह में
रह गई बानी की सांसें किसी की गर्म सांसें में घुलने लगी जो उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करते जा रहा था जिससे बानी सांस नहीं ले पा रही थी इसलिए काली आंखों को अपने आप से दूर करने लगी जिससे वो काली आंखें बानी को छोड़ देती है। वही बानी जल्दी से उठ जाती है और रोते हुए आरव के सीने से लग जाती है जो अब उसके सामने था। पता नहीं पर बानी को आरव के होने से ही सुकून मिल रहा था और वही आरव जो यहाँ पर बानी को ढूंढकर बहुत मुश्किल से जैसे तैसे भी पहुंच गया था। बानी आरव के सीने से लगकर रोते हुए कहती है, मुझे लगा था आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपने मुझे ढूंढ लिया। थैंक गॉड मेरी परवाह करने की। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इन पागलों के साथ रहकर। प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलिए, मुझे भूख भी लगी है। मैंने कल रात से कुछ भी हो खाया है। बॉस आपको क्या हुआ है, बोलिए न। बानी जो अब रोते हुए अपना सर उठाकर आरव को रोते हुए देखने लगी जो उसे देखकर बर्फ की तरह जम सा गया था क्योंकि बानी ने उसे बहुत कसकर हग किया था और अभी बना अपनी भीगी हुई पलकों से उसे देख रही थी। तभी आरव उसकी बात सुनकर सेंस में आता है और जल्दी से बानी को अपने आप से थोड़ा दूर करके कहता है, तुम पहले मुझे से चिपकाना बंद करो समझी। पहले ये बताओ ये लोग कौन है और क्यों तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। वही ये सुनकर बानी कुछ बोल पाती तभी उसके दरवाजे पर किसी की चलने की आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर बानी घबरा जाती है और जल्दी से आरव को कहती है, पहले हमें यहाँ से भागना चाहिए, हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर खिड़की की तरफ जा रही थी कि तभी आरव उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है जिससे बानी एकदम आरव के सीने से लग जाती है जिससे बानी के दिल में हलचल सी हो रही थी। वही आरव उसे अपनी रूड वॉइस में बोलता है, यू इडियट, वहां से हम पकड़े जा सकते हैं, मेरे साथ चलो। कहकर अब आरव बानी के हाथ को अपने हाथों में पकड़ लेता है और बानी के रूम की दूसरी खिड़की जहां से वो खुद आया था उस तरफ ले जाता है जिससे बानी और आरव रात के अंधेरे में उस विला में एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया चुपके चुपके बाहर निकल रहे थे। क्योंकि भले ही अभी रात का अंधेरा था लेकिन इस रात के अंधेरे में भी सुल्तान के लोग अभी भी पहरेदारी कर रहे हैं जिनसे आरव और बानी बच रहे थे। वहीं आरव बानी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ विला से बाहर ले जा रहा था कि तभी सामने खड़े किसी की परछाई आरव को नजर आई जिससे आरव बानी को लेकर वही एक दीवार के पीछे खड़ा हो गया इस बात से बेखबर कि दोनों इस वक्त फिर से करीब आ गए हैं। बानी दीवार के सहारे खड़ी हुई थी और वही आरव उसके सामने और बेहद करीब। बानी जो आरव की हाइट के मुकाबले छोटी थी जिस वजह से बानी के होठ आरव के सीने को छू रहे थे, वही आरव जिसने पेंट के साथ अपनी कमीज पहनी हुई थी। आरव जिसका ध्यान अभी आसपास चल रहे लोगों में था तभी उसे बानी के को करीबी महसूस हुई। आरव अपना सर झुकाकर बानी को देखता है जो आरव के सीने पर अपने होंठ रख कर खड़ी हुई थी जिस वजह से आरव को कमीज थोड़ी सी गीली हो गई थी बानी की वजह से क्योंकि बानी आरव के करीब खड़ी हुई थी। उसके गला सूखता जा रहा था जिसे वो अपने मुंह को थूक से गीला कर रही थी और अपने होठों पर जीभ फेर रही थी जिस इस हरकत से आरव उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। लेकिन वही बानी आरव के नजरों को महसूस करते हुए धीरे से बोली, सॉरी पर मैं ऐसी नहीं हूँ बॉस, मुझे प्यास लगी है। बानी की बेसलेस बातें सुनकर आरव उसे कमर से पकड़ लेता है जिस और कस कर अपने करीब कर लेता है जिससे बानी के दिल पर फिर से हलचल महसूस हुई जो क्या थी उसे पता नहीं था। तभी आरव उस बानी की तरफ झुककर उसके कानों में हल्का सा किस करते हुए धीरे से सेडक्टिव वॉइस में बोला, मिस लहंगा चोली मुझे किस करो। वहीं ये सुन बानी के कान गर्म हो गए थे और वो आरव की बात सुनकर कुछ बोल पाती तभी आरव ने उसके होठों को अपने होठों पे लेकर धीरे धीरे सक करना शुरू कर दिया जिससे बानी हकी बकी हो गई। पता नहीं पर आरव क्यों ऐसा कर रहा है, बानी के दिमाग में अब यही सब चल रहा था।
तभी कुछ देर बाद बानी आरव के साथ बेसुध होकर चल रही थी, क्योंकि वो अभी भी कुछ देर पहले हुई किस के बारे सोच रही है और बार बार आरव को देख रही थी। पता नहीं, पर बानी को गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो कुछ और सोचकर ही अब शर्माने लगती है और उसे पता भी नहीं चलता है कि आरव उसे विला के लिए से बाहर लेकर आ गया है। और जैसे ही वो ये देखती है तो उसकी नज़र सामने खड़े हुए एक आदमी पर गई, जो आरव के ऊपर गन पॉइंट करते हुए खड़ा हुआ था, जिसे देखकर बानी डर जाती है, लेकिन आरव के चेहरे पर इस कोई इमोशन नहीं था। हमारी मैडम को छोड़ दे, वरना तू आज जिंदा रहेगा या मुर्दा ये भगवान भी सोच नहीं पाएगा, सिर्फ हमारे सुल्तान के अलावा। उस आदमी ने आरव को बानी को छोड़ने के धमकी देते हुए कहा, जिससे आरव उसे गुस्से में मारने ही वाला था कि तभी एकदम से बानी ने एक फूल का गमला उठाकर उस आदमी के सर पर मार दिया। जिस तरह वो आदमी वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो गया और वही आरव बानी को हैरानी बट उसे घूर रहा था, जिससे बानी अपने दांत दिखाकर कहती है, बाद में डांट लेना, अभी चलिए वरना फिर से कोई दूसरा चमचा आ जाएगा। वहीं ये सुनकर आरव बानी का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से अपनी कार में बिठाकर निकल जाता है। वहीं अब कुछ देर बाद आरव, जो खुद कार ड्राइव कर रहा था, जिसे बानी बोर होने लगी थी क्योंकि आरव उससे कोई बात नहीं कर रहा था, जिससे बानी आरव को देखकर कहती है, आपको सच में पता है आपके मुंह में जुबान भी है, जिससे आप कुछ बात कर सकते हैं। वहीं ये सुनकर आरव कार में ब्रेक लगाकर कार रोक देता है और बानी की तरफ देखकर बोलता है, अभी के अभी मेरी कार से बाहर निकलो। वहीं ये सुनकर बानी आरव को हैरानी से देखती है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन तभी चुपचाप कार से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है और आरव को देखने लगी, जो खुद को कार से बाहर निकलकर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर पता नहीं, पर बानी को आरव को देखकर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी और डर सा लग रहा था, जिसे देखकर बानी कुछ बोल पाती तभी आरव ने उसे गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, सुल्तान जो एक डॉन है वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्या तुमने उसके साथ भी वैसे ही नाइट स्पेंड करी है जैसे हमने नशे की हालत में की थी? वही बानी, जिसके दिल और दिमाग में आरव के लिए उसे बचाने और फिर किस करने की वजह से कुछ चल रहा है, आरव की इस बात से सब कुछ टूट जाता है, क्योंकि आरव उससे इतनी घटिया बात कर रहा था। बानी का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और जोर से आरव के गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ जड़ देती है, जिससे आरव का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और वो गुस्से में जैसे ही बानी को देखता है तभी उसकी नज़र बानी के रोते हुए चेहरे पर चली जाती है, जिसे देखकर आज आरव को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। चैप्टर 47। बानी आरव की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि आरव उसे हमेशा गलत समझ लेता है। वही अब गुस्से में बानी आरव को आगे रोते हुए कहती है, आपको पता है, मुझे लगा था कि मैं आपके बारे गलत सोचती थी कि आप बस थोड़े रूड हैं और शायद आप थोड़े बदल भी गए तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत ज्यादा बुरे हैं और उससे भी ज्यादा आपकी सोच बहुत ज्यादा घटिया है और मुझे आप जैसे आदमी से नफरत है, समझे? और ये कहकर बानी जाने लगी थी कि तभी आरव का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और अब बानी को गुस्से में कहता है, अब कहाँ जा रही हो? मेरे साथ चलो, समझी? बानी आरव का हाथ झटकते है बोली, नहीं जाना मुझे आपके साथ, और जा रही हूँ मैं, और आपसे अच्छा वो सुल्तान है जिसके साथ मैं रहकर। बानी ने इतना ही कहा था कि तभी आरव ने बानी के गाल में एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे बानी रोते हुए आरव को देखने लगी, जो बहुत ज्यादा गुस्से में बानी को देख रहा था। आरव को बानी के थप्पड़ मारने से इतना गुस्सा नहीं आया था जितना ये बात सुनकर गुस्सा आ गया कि वो उसे छोड़कर किसी के साथ जाने के लिए बोल रही थी। बानी अपना हाथ गाल में रखकर उसे रोते हुए सहलाने लगी और रोते हुए बोली, आपने मुझे मारा। बकवास बंद करो अपनी और अपना ये मुंह भी।
क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई मेरे सामने अपना मुंह खोले। आगे तुमने और बकवास करी ना तो मेरा हाथ दोबारा उठ सकता है। और मैं ऐसा ही हूँ, मैं घटिया हूँ और मेरी सोच भी घटिया है। और तुम कहीं है जा सकती हो समझी, तुम्हें मेरे साथ रहना है। आरव ने दांत पीसते हुए कहा, जिससे बानी आरव को गुस्से में घूरने लगी और वही ये देखकर आरव ने उसे कहा, नजरें नीचे रखो अपनी और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वही ये सुनकर बानी मन ही मन में आरव को सो गालियां देने लगी, लेकिन तभी बानी की नजर आरव के पीछे खड़े हुए सुल्तान पर चली जाती, जो सड़क के दूसरे किनारे पर अपनी पलटन के साथ बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। सुल्तान को देखकर बानी ने एकदम से आरव की एक बाहें को कस कर थाम लिया और वही ये देखकर आरव कुछ कहता उसकी नजर भी सुल्तान पर चली गई, जो उसे ही घूर रहा था। जिससे आरव डेविल स्माइल करते हुए बानी की कमर पर हाथ डालकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और वही ये देखकर बानी आरव को देखने लगी। लेकिन वही ये देखकर सुल्तान आरव को गुस्से में घूरता है और फिर बानी को देखकर आरव के लिए कहता है, तुम मुझे छोड़कर इसके साथ भाग गई। तुमने एक बार मेरे बारे में भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। मुझे तुम्हारी कितनी परवाह है, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम मुझे छोड़कर भाग गई। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तुम मेरी बहन हो बहना। मैं ये डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे लिए कौन अच्छा लड़का है, पर ये लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसने तुम पर हाथ उठाया। वही सुल्तान के मुंह से बानी के लिए बहन सुनकर आरव थोड़ा हैरान हो गया था और तभी आरव बानी को देखकर घूरता है, जो सुल्तान की बात सुनकर काफी इरिटेट लग रही थी। तभी बानी आरव की नज़र को फील करती है। तभी बानी समझ गई थी कि आरव क्या पूछना चाहता है। मैं इस पागल आदमी की कोई बहन वहन नहीं हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की एकलौती बेटी हूँ सच्ची। पर पता नहीं ये पागल आदमी जबरदस्ती मुझे अपनी बहन बनाकर अपने साथ रखना चाहता है, क्योंकि ये अनाथ है और उससे बड़ा महापागल, जो जबरदस्ती का मेरा बड़ा भाई बन रहा है। प्लीज जल्दी से चलिए, वरना इस पागल का भरोसा नहीं है, कब क्या कर दे। वही सुल्तान बानी और आरव के पास आने लगता है, क्योंकि वो सड़क के दूसरी तरफ अपनी पलटन के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन उन तक पहुंच पाता तभी आरव और बानी उसकी आंखों के सामने जल्दी से कार में बैठकर हवा की तरह गायब हो गए। बानी को आरव के साथ फिर से भागकर देखकर सुल्तान रोने लग जाता है और रोते हुए बोला, बहना वो लड़का मेरी भोली सी छोटी सी प्यारी बहन को भाग कर ले गया। वही उसके पास चीकू आता है और जल्दी से बोलता है, बॉस आप रोना बंद करिए, हम उन्हें पकड़ लेंगे, वो लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, ये हमारा इलाका है। वही ये सुनकर सुल्तान की आंखें चमक गई और वो जल्दी से कहता है, मुझे मेरी बहना चाहिए और उस लड़के की लाश। चैप्टर 48। वही दूसरी तरफ वीर जैसे ही अपने घर में आता है तभी उसकी नज़र निधि पर जाती है, जो किचन की तरफ जा रही थी। निधि को देखकर वीर भी उसके पीछे आ जाता है। वही निधि किचन में पानी पीने आई थी। वही कुछ सर्वेंट अपना काम कर रहे थे, जिन्हें निधि ने डिस्टर्ब नहीं किया था और खुद ही फ्रीज प्लास्टिक से बोतल लेकर अपने लिए गिलास में पानी भरने लगी। इस बात से अनजान की जो सरेवंट अपना काम कर रहे थे वो वीर के इशारे से चुप था किचन से बाहर निकल गए। निधि पानी का ग्लास उठाकर पीने लगी थी कि तभी पीछे से वीर ने उसकी शादी में अच्छे से नजर आ रही पतली सी गोरी कमर पर अपने हाथ रखकर उसके करीब आकर खड़ा हो गया, जिससे निधि एकदम से फ्रीज हो गई। वही वीर अपने हाथ निधि की कमर पर सहलाते हुए निधि के कान पर किस करते हैं। अपने गर्म सांसे के साथ सिडेक्टिव आवाज में कहता है, मुझे भी प्यास लगी है, प्लीज मेरी प्यास भी बुझा दो न वाइफी। वही निधि जल्दी से गिलास को रखकर वीर के हाथ को अपनी कमर से हटने की कोशिश करते हुए वीर से रूड वॉइस में कहती है, मैं कोई पानी का कुआं नहीं हूँ, जो आप मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए बोल रहे हैं। छोड़िए मुझे।
कितनी बार आपसे कहूं कि जबरदस्ती मेरे करीब मत आया करिए। वही ये सुन वीर एकदम से निधि को अपनी तरफ पलट देता है और निधि को पीछे सेलेव से सटाकर खुद निधि के ऊपर आते हुए उसकी एक कमर पर हाथ डालते हुए निधि के होठों को अपने थंब से रब करते हुए कहता है, बीवी तुम बहुत ज्यादा स्पाइसी हो और उससे भी ज्यादा ये तुम्हारी तीखी जुबान जो हमेशा आग उगलती है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी तलब है, और खासकर इन होठों को जिन्हें देखकर मैं अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कहते हुए वीर निधि के होठों को अपने होठों से छूने ही लगा था कि तभी निधि अपना चेहरा दूसरी तरफ करके गुस्से में कहती है, आ गए आप अपनी औकात में। कोई प्यार नहीं है आपको मुझसे, शादी बस मुझे और अपनी हवस मिटाने के लिए करी है आपने। आप मुझे भी उन लड़कियों की तरह समझते हैं जो बेड पर आपके नीचे होती हैं। वही वीर जो पहले थोड़े रोमांटिक मूड में निधि के करीब आने की कोशिश कर रहा था, निधि की बात सुनकर अब गुस्से में निधि के बालों को अपने एक हाथ की मुट्ठी में भरकर दांत पीसते हुए कहता है, कितनी बार तुम्हें मैं ये बात समझाऊं कि मैंने आज तक तुम्हारे सिवा किसी भी लड़की को छुआ क्या, छूने की कोशिश तक की करी है। तुम मुझे गलत क्यों समझती हो और मेरे प्यार को किस गंदे शब्द का नाम दे रही हो, हवस का। बीवी अगर मुझे मेरी तुमसे हवस मिटाने होती तो मैं तुमसे शादी नहीं करता बल्कि तुम्हें अपने नीचे रखकर बहुत पहले छोड़ देता, तुम्हें यहाँ पर अपने घर की इज्जत नहीं बनाता। निधि जिसके बालों में दर्द हो रहा था और आंखों में तेज आंसू छलक रहे थे और वो आंसू के साथ दर्द भरी आवाज में बोलती है, अगर आप प्यार करते तो मेरे साथ जबरदस्ती शादी नहीं करते और न ही अभी मुझे दर्द देते। आप बस मुझसे बदला ले रहे हैं क्योंकि मैं। निधि ने इतना ही कहा था कि तभी वीर उसके बालों को छोड़कर स्लेव में रखे हुए कांच के गिलास को जोर से जमीन पर पटक देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा कि मैं तुम्हें दर्द देता हूँ? जबरदस्ती शादी करी है और तुमसे बदला ले रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें प्यार करके एक बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि तुम कभी भी मेरे प्यार को नहीं समझ सकती हो। दर्द हो रहा है तुम्हें उस दर्द क्या जो तुम मेरे प्यार को इंसल्ट करके मुझे देती हो। बोलो। और शादी इसलिए तुमसे करी है क्योंकि मैं तो कभी भी अपने आप से दूर नहीं देने जाने दे सकता हूँ। और किस बदले की बात कर रही हो तुम? मेरा प्यार इतना चीप और मीन नहीं है जो तुमसे बदला ले सकता है। मेरी बात याद रखो, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और हस्बैंड हूँ तुम्हारा, जब मन करेगा आ जाऊंगा तुम्हारे करीब। मेरा हक है जिसे तुम भी नहीं छीन सकती हो, जो मैं लेकर रहूंगा, याद रखना मेरा हक। कहते हुए वीर काफी गुस्से में किचन से बाहर निकल जाता है और वही निधि वीर की बात सुनकर घबरा गई थी। वही वीर जैसे ही किचन से बाहर आता है तभी कोई उसके गाल में एक थप्पड़ मार देता है, जिससे वीर गुस्से में उसके मुंह से गाली निकल गई थी और वो नजर उठाकर जैसे ही देखता है तो फिर से उसके गाल एक तमाचा पड़ जाता था और वो गुस्से में सामने खड़े हुए इंसान को घूरने लगा था। चैप्टर 49। ऐसे घूरना बंद करो और मुझे बताओ मेरा पोता कहाँ है? सामने खड़े हुए शख्स ने बहुत एटीट्यूड के साथ अपनी रूड वॉइस में वीर से कहा। वही उस शख्स को देखकर वीर उन्हें देखकर अब नॉर्मल हो जाता है और फिर मुंह बनाकर उन्हें कहता है, वो इस वक्त कहाँ गया है? ये बात उसने मुझे नहीं बताई है और वैसे भी उसे जो करना है वो कर लेता है। लेकिन आपको ऐसे मुझे नहीं मरना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं आपके पोते आरव खुराना का सिर्फ एक लौता बेस्ट फ्रेंड हूँ। दादाजी। वही ये सुनकर खड़ा हुआ शख्स जो आरव के दादाजी थे, जिनका नाम इंद्र खुरना था, जिनमें स्ट्रिक्टनेस और एटीट्यूड उन्हें भी अपने आप में खूब था, जिस वजह से आरव को एटीट्यूड विरासत में मिला था और शायद कुछ ज्यादा ही। इंद्र जी दिल्ली में रहते थे, जो काफी समय बाद मुंबई में आरव से मिलने आए थे। इंद्र जी वीर की बात सुनकर वीर से पहले बोले,
अच्छा होता तुम मेरे पोते के बेस्ट फ्रेंड की जगह तुम मेरे पोते के जानी दुश्मन होते। तुम्हारी वजह से मेरे पोते की इमेज पर फर्क पड़ता है। आखिर आपकी बात का मतलब क्या है? मैं वीर मित्तल हूँ, कोई लफंगा नहीं हूँ। आपके पोते के बाद मैं भी हीरो हूँ, और वो भी सेकंड में लीड, तो आपको मेरे इमेज के बारे में भी सोचना चाहिए कि मैं भी कम नहीं हूँ। वीर ने अपने नाम एटीट्यूड में कहा। स्टॉप थिस नॉनसेंस, अंडरस्टैंड? आरव को कॉल करो और उसे घर आने के लिए कहो। मैं वापस आ गया हूँ। कहते हुए जाने लगे थे कि तभी उनकी नज़र किचन से बाहर आती हुई निधि पर गई, जो अब उन्हें वीर के पीछे खड़ी होकर देख रही थी। वहीं वीर उन्हें ऐसे जाते हुए लेकिन तभी अपने पीछे देखकर उनकी नज़रों को पीछा किया कि वह निधि को देख रहे हैं, जिसे देखकर वीर मुस्कुराकर निधि के पास आकर खड़ा हो जाता है और निधि की कमर पर हाथ डालकर बड़े एटीट्यूड के इंद्र जी को दिखाकर उन्हें कहता है, सी शी इज माई ब्यूटिफुल वाइफी एमएस निधि वीर मित्तल। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही शादी करी है। वही निधि जो इंद्र जी को जानती थी कि वह आरव के दादाजी हैं, आखिर उसने पूरे 1 साल तक आरव की कंपनी में जॉब करी थी, जिस वजह से उसने इंद्र जी ने आरव के साथ देखा था और ये बात सभी को पता था कि इंद्र जी कौन है। इंद्र जी तभी वीर के पास चलकर आते हैं, जो इस वक्त उन्हें एटीट्यूड दिखा रहा था, जिसे देखकर अब इंद्र जी एक और रपटा खींचकर वीर के गाल में छाप देते हैं, जिससे निधि डर कर वीर से दूर 2 कदम पीछे खड़ी हो जाती है और वही वीर अपने गाल पर हाथ रखकर उन्हें देखकर चीड़ से कहता है, अब आपको क्या हुआ? और आपने मुझे मेरी वाइफ के सामने क्यों मारा? तुमने खुद तो शादी कर ली और मेरे पोते को सिंगल रखा हुआ है, शर्म नहीं आती है तुम्हें? इंद्र जी ने कहा। अब इसमें मेरी क्या गलती है? वो अब किसी लड़की को देखता नहीं है, उसे भी कहो शादी करके आपके लिए बहू लेकर आए। और आप उसका गुस्सा मुझ पर मत उतरिए। और मुझे पता है अब आपको मुझसे जलन हो रही है, क्योंकि अब मुझे कोई आपके पोते की तरह गे नहीं समझेगा। ये कहकर वीर खुश हो रहा था, जिसे देखकर इंद्रजी उसे दांत पीसते हुए बोलते हैं, मुझे तुम जैसे बेवकूफ से क्यों जलन होंगी? अच्छा हुआ तुमने शादी कर दी। अब मेरे पोते से दूर रहना, क्योंकि जब तक तुम्हारी संगति मेरे पोते के साथ रहेगी वो बिगड़ने लगा है, इडियट। इंद्रजी, जिन्हें आरव की फिक्र थी क्योंकि आरव 29 साल का चुका था और अभी तक सिंगल था, जिससे सब जगह पहले से ही ये अफवाह बनी हुई थी कि आरव इसलिए सिंगल हैं क्योंकि वो गे हैं। और उन्हें यही चिंता था कि उनका पोता सच में ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने पोते के आसपास कोई लड़की नहीं देखी थी। बस देखा था तो सिर्फ वीर को, जिन पर उन्हें शक रहता था कि वीर और आरव में कुछ तो नहीं है, जिस वजह से उन्हें वीर खास पसंद नहीं था और वो आरव को भी वीर से दूर रहने के लिए कहते थे। लेकिन अब वीर ने शादी कर दी, जिससे उन्हें अब इस बात की तसल्ली हुई कि अब वीर उनके पोते के आसपास नहीं चिपकेगा। इंद्र जी वीर को इग्नोर करके निधि के पास आते हैं और निधि के सर पे हाथ रखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, तुम मुझे बहुत समझदार लगती हो, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा बेवकूफ है। अगर इसने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, अच्छे से सबक सिखा दूंगा। दादाजी, आप मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ भड़का कर मेरा डाइवोर्स करना चाहते हैं, लेकिन मेरे होते हुए ये कभी भी नहीं हो सकता है, बीच में टपकते हुए वीर ने इंद्र जी ने कहा, जिसे इंद्र जी ने उसे वार्न करते हुए कहा, अब अच्छे से याद रखना, तुम्हारी वाइफ अब से मेरी बेटी है। तुमने मेरी बेटी को हर्ट किया तो मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा हर्ट करके सच में तुम्हारा डाइवोर्स करवा दूंगा। कहते हुए इंद्रजी उसे घूर कर लेकिन निधि को देखकर मुस्कुराकर वहां से चले जाते हैं, जिसे जाते हुए देखकर वीर मुंह बना लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर निधि पर गई, जिसके चेहरे पर भी मुस्कान बनी हुई थी, जिसे देखकर वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ
रात के समय बीच सड़क पर आरव कार के अंदर बैठा हुआ था और वहीं बानी कार के बाहर बोनट खोलकर खड़ी हुई थी और कार को रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि आरव की कार बीच रास्ते में खराब हो गई थी और अभी वो जिस जगह पर थे वो मुंबई में से बहुत दूर थी जहां पर आसपास कोई भी नहीं था और नहीं फोन पर कोई नेटवर्क आ रहा है जिससे कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। आरव ज्यादा टाइम लगने की वजह से इरिटेट होते हैं, कार से बाहर आ जाता है और जैसे ही बानी के पास आकर खड़ा उसे कुछ बोल पाता तभी एकदम से जोर जोर से हंसने लगा और वही बानी उसे हंसते हुए देखकर हैरान हो गई कि वो ऐसे क्यों हंस रहा है। चैप्टर 50। आरव आज पहली बार हंस रहा था और वो भी खुलकर जो अब बानी भी देख पा रही थी। आखिर उसने आज आरव के चेहरे पर वो हंसी देखी थी को बिल्कुल दिल से थी, लेकिन वो उसके ऊपर हंस रहा था जिससे बानी चीढ़कर आरव से बोली, आप मुझ पर क्यों हंस रहे हैं? मैं कोई जोकर दिखाई दे रही हूँ क्या आपको? आरव हंसते हुए बानी की नाक को देखकर बोलता है, हाँ, तुम जोकर से भी ज्यादा फनी लग रही हो पर जोकर की नाक रेस होती है पर तुम्हारी काली हो गई है। वही ये सुनकर बानी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देती है और फिर जल्दी से कार के रियर मिरर के पास खड़ी होकर अपना चेहरा देखती है और अपनी नाक पर लगे हुए काले से निशान को भी जो कार को ठीक करते हुए उसकी नाक पर ब्लैक कलर का कोई लिक्विड लग गया था। बानी जल्दी से अपने हाथ को अपने नाक पर रब करने लगी और वो लाला निशान हटाने की कोशिश, जिससे उसकी नाक और काली हो गई थी क्योंकि बानी के हाथ में भी वो लिक्विड था। वहीं बानी जैसे ही अब अपनी नाक को देखती है तो फिर से साफ कर रही थी कि तभी आरव उसके पास आकर खड़ा हो गया था और बानी को अपनी तरफ करके खुद ही अपने रुमाल से बानी की नाक को साफ करने लगा, जिसे बानी बस देख रही थी। कभी कभी ये कितना अच्छा हो जाता है और कभी कितना ज्यादा बुरा। कभी इसे देखकर खुशी मिलती है तो कभी इतना गुस्सा आता है कि इसका मुंह तोड़ दूं। पता नहीं ये आरव खुराना बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन ये मुझे अब ऐसे ही अच्छा लगने लगा है। मन में बड़बड़ा रही बानी ने खुद से कहा, इडियट, अब मुझे घूरना बंद करो और जाकर कार को ठीक करो, आखिर क्या प्रॉब्लम हुई है? आरव ने बानी को सेंस में लाते हुए कहा, जिससे बानी एकदम आरव के सामने से भागकर कार के आगे फिर से कार को ठीक करने की कोशिश करने लगी क्योंकि बानी को ये काम अच्छे से आता था। तभी कुछ देर बाद बानी आरव के पास आती है जो अपने फोन में नेटवर्क चेक कर रहा था लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी बानी को देखकर बोलता है, अब क्या हुआ है? कार चलने लायक नहीं है। मेरा मतलब है कि कार में इंजन में गड़बड़ है और यहाँ पर आसपास कोई भी मैकेनिक शॉप नहीं है, तो हमें। बानी ने इतना ही कहा था कि तभी आरव ने उसे देखकर अपनी पॉकेट में दोनों हाथों को डालकर कहा, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मुझे पैदल चलकर जाना होगा? वहीं बानी ने आंखें एक से बंद करके जल्दी से अपना सर हाँ मैं हिला दिया, जिससे जोर से चिल्लाते हुए आरव ने उसे कहा, हैव यू लॉस्टेड योर माइंड? मैं पैदल नहीं जाऊंगा, समझी? वही बानी जानती थी आरव का ये ही कहेगा, आखिर अब थोड़ा थोड़ा उसे जानने जो लगी थी। इसलिए अब बानी आरव से गहरी सांस लेते हुए बोली, बॉस हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अगर हम यही रहे तो पकड़े जाएंगे, प्लीज चलिए वरना वो सुल्तान मुझे फिर से अपने साथ लेकर चला जाएगा। वहीं ये सुनकर आरव बानी का हाथ कसकर पकड़कर उसे घूर कर देखकर बोलता है, कहीं नहीं जाऊंगी, तुम समझी? तुम्हें मेरी गुलामी करनी है मेरे साथ रहकर, पर उसके लिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो चलिए। बानी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, हालांकि अभी उसे आरव की बात सुनकर बुरा लगा कि वो उसे अपना गुलाम बनाने के लिए अपने पास रखने के लिए बोल रहा है। बानी मन ही मन में थोड़ी दुखी हो गई थी। वहीं आरव अब बानी की बात सुनकर फाइनली अब बानी के साथ पैदल चल रहा था।
बीच सड़क पर रात में चांद की रोशनी में बानी और आरव दोनों साथ चल रहे थे, जहां पर आरव अपना फोन रास्ते में इधर उधर करते हुए नेटवर्क चेक कर रहा था कि अगर उसे नेटवर्क मिल जाता है तो वो यहाँ पर अपने लिए सीधा अपना चॉपर ही मंगवा ले और साथ ही अपने गार्ड्स को जो सुल्तान को पकड़कर उसे अपने पेनिशेंट हाउस में कैद करके टॉर्चर करे। लेकिन पता नहीं कौन सी जगह थी जहां नेटवर्क नहीं चल रहा था। वही अब आरव बानी से एक दो कदम आगे चल रहा था और वो अपने नेटवर्क चेक करते हुए, जिसका ध्यान बानी पर फिलहाल एक नहीं था, जो सड़क पर आरव की बनी हुई लंबी परछाई के साथ खेल रही थी और मुस्करा रही थी। तभी एकदम से बानी का पैर सड़क पर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे बानी की हल्की सी चीख निकल गई थी। और वही बानी की आवाज सुनकर आरव पीछे मुड़कर बानी को देखता है, जो सड़क पर अपने पैर को पकड़कर बैठी हुई थी। वही आरव बानी के पास जाकर पंजों के बल बैठ जाता है और उसके पैर को देखता हूँ, जहाँ पर हल्का सा खून लगा हुआ था। आरव जैसे ही बानी के पैर को छूने लगा था कि तभी बानी ने नम आंखों के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। न मैं सर हिलाकर उसे देखकर फर्द में कहा, मुझे दर्द हो रहा था, प्लीज इसे मत छूना। आरव समझ गया था कि बानी का पैर मुड़ गया और अब मुड़ने को वजह से उसके पैर पर मोच आ गई थी, जिससे आरव उसे देखकर बहुत शांत में बोलता है, बानी तुम्हें पता है जब मैंने देखा कि कोई तुम्हें किडनैप करके लेकर जा रहे थे मुझे कैसा लग रहा था। ये सुनकर बानी आरव से ये पूछने लगी थी कि तभी उसके मुंह में एक और चीख निकल पड़ी और उसने अपने पैर को कसकर पकड़ा और आरव को देखा, जिसने उसे बातों में उलझाकर उसके पैर को पकड़कर घुमाकर चटका दिया था, जिससे बानी आरव को गुस्से में देखने लगी और वही आरव उसके माथे को अपनी फिंगर में नॉक करके बोला, तुम्हारा दर्द जा चुका है, अब चलो। वही ये सुनकर बानी हैरानी से अपने पैर को हिलाती है तो सच में उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था और वो खुश हो गई। मगर अभी उसके पैर पर चोटी लगी थी, जिससे बानी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उठने ही लगी कि तभी आरव ने उसके शोल्डर पर हाथ रखकर उसे नीचे बिठा दिया, जिससे बानी आरव को देखने लगी। वहीं आरव अब बानी के पैर की चोट को देखने लगा, जहां थोड़ा खून बह रहा था। आरव इधर उधर देख रहा था, शायद कुछ ढूंढ रहा था जिसे बानी भी नोट कर रही थी। लेकिन तभी आरव ने उसकी ड्रेस को एकदम से चीर की आवाज के साथ फाड़ दिया, जिससे बानी जोर से चीख पड़ी। लेकिन अभी देखती है कि आरव ने उसकी ड्रेस को बॉटम साइड से थोड़ा फाड़ा था। अभी बानी ने एक लॉन्ग स्कर्ट टाइट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी लेंथ घुटने से नीचे तक थी, लेकिन आरव के फाड़ने से उसकी लेंथ में गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि अब उसकी ड्रेस की लेंथ थोड़ी ऊपर तो थोड़ी नीचे थी, जिससे बानी आरव को घूर रहा गुस्से में बोलती है, आप मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर रहिए मुझसे। कहते हुए बानी आरव से दूर होने लगी, जिससे आरव उसे घूर कर देख कर बोलता है, अपनी फालतू की बकवास बंद करो समझी, और मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शक्ल देखी है अपनी, कितनी अजीब दिखती हो। वही ये सुनकर बानी आरव को गुस्से में देखने लगी, जो उसके मुंह पर उसके खूबसूरत चेहरे को बेइज्जती कर रहा था। वहीं आरव के हाथ में बानी की ड्रेस का कपड़े का टुकड़ा था, जिसे वो बानी के पैर में लगी हुई चोट के ऊपर अच्छे से बांध देता है और तभी बानी की गुस्से भरी आंखों को देखता है, जो उसे बुरी तरह से देख रही थी, जिसे देखकर आरव अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए उसे देखकर बोलता है, क्या हुआ, अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। वही अब ये सुनकर बानी के गुस्से वाले एक्सप्रेशन बदलकर बहुत फनी बन जाते हैं, क्यों वो अब रोने लगी थी और रोते हुए आरव को नाराज होकर कहती है, आप कितने ज्यादा बुरे हैं, मेरे पास एक ही चीज तो अच्छी है और आप उसे खराब बोल रहे हैं। देखिए कहाँ से मैं आपको बदसूरत लगती हूँ। क्या मेरी आंखें अच्छी नहीं हैं? मेरी नाक सही नहीं है? क्या मेरे होठ कुछ ज्यादा मोटे हैं? कहते हुए बानी आरव को अपने चेहरे को दिखाने लगी और वो भी रोते हुए
वहीं आरव जो बस अब एकटक कर बानी को देखा जा रहा था, क्योंकि जैसे ही बानी ने उसे इसके होठों के बारे में कहा जो कितने गुलाबी और पतले और कोमल थे, जो स्ट्रॉबेरी की तरह अब उसे टेस्टी लगने लगे थे। आरव बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए बानी के होठों को अपने थंब से रब करते हुए एकदम से अपने सख्त होठों को बानी के होठों से मिलाकर धीरे धीरे से किस करने लगता है, जिससे बानी एकदम से झेप गई थी और फ्रीज हो गई थी। कुछ देर बाद आरव काफी चिढ़ा हुआ था और वही बानी मुस्करा रही थी, क्योंकि बानी आरव की बेक में थी जिसे आरव ने अपने हाथों से होल्ड किया था। दरअसल बानी के पैर में चोट लगी हुई थी और उसे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिस आरव ने अपनी बेक पर उठा लिया। लेकिन अब वो काफी इरिटेट हो रहा था, क्योंकि अभी तक वो उसी सड़क पर पैदल चल रहा था जहां पर कोई भी नहीं था, बस सड़क के आसपास जंगल था। वही बानी जो आराम से कंफर्ट फील होकर आरव की बेक में थी, जिसने आरव के गले में अपने दोनों हाथों को डाला हुआ था। बॉस, बानी ने एकदम से कहा। वही बानी की आवाज सुनकर आरव उसे चलते हुए दांत पीसते हुए कहता है, देखो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तो तुम अपना मुंह बंद करो। वही ये सुनकर बानी का मुंह बन जाता है और मुंह बनाकर मन में कहती है, ये इंसान है या कोई अजीब सा प्राणी जिसके दिमाग हमेशा से खराब ही रहता है। मैं तो इतना बोलना चाहती थी कि मैं खुद भी चल सकती हूँ, लेकिन अब इस खड़ूस को मेरी बात नहीं सुननी है तो मुझे क्या। और ये कहकर बानी नींद की आंसू लेती है और अपना चेहरा आरव के शोल्डर पर लटका देती है, और वहीं आरव को तभी बानी की गर्म सांसें अपने गले के काफी करीब महसूस हुई, जिससे आरव सकते हुए रुक गया और उसने अपने चेहरा थोड़ा टेढ़ा किया और बानी के सोते हुए चेहरे को देखा, जो सोते हुए कितनी क्यूट और मासूम सी लग रही है, जिसे देखकर आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने फिर से बानी को अच्छे से अपनी पीठ फेर होल्ड किया और चलने लगा। लेकिन तभी कुछ देर बाद आरव की आंखों के सामने काला अंधेरा छाने लगा और वो बानी को संभालने लगा कि एकदम से बानी के साथ नीचे गिर गया, और वही गिरने से बानी एकदम से उठ गई जो सोई हुई थी। बानी को ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन जैसे ही बानी ने उठकर आरव को देखा जो शायद बेहोश हो गया था, जिसे देखकर बानी घबरा गई है, उसने चेक किया कि आरव ने अपने दांत कसकर भींच लिया है, जिससे बानी को पता चल गया कि आरव की शुगर लो हो गई है, जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। बानी काफी घबरा गई थी आरव को देखकर, और ऊपर से आसपास कोई इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा था जिससे बानी मदद ले सके।